वेलकम बैक भाइयों और बहनों। आज के लेक्चर में स्ट्रेट लाइंस पर हम लोग जो है कंटिन्यू करने वाले हैं जिस मोड़ पे हम लोग ने लास्ट टाइम छोड़ा था, दैट वाज एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगर मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस जिनकी इक्वेशन गिवन है वो निकालना है, तो हमने क्या देख लिया था? हमने देख लिया था सपोज ये L1 है, ये L2 है, इक्वेशन वाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसका जो एंगल है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस सपोज θ1 है, इसका एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस θ2 है। तो ये जो एंगल है डेल्टा थीटा विच इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन देम विल बी θ2 माइनस θ1। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग tan डेल्टा थीटा निकाल लेते हैं। tan डेल्टा थीटा या tan θ2 माइनस θ1 में हम लोग जो है tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे विच विल बी tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, जो कि जब tan θ2 में तुम डालोगे माइनस a2 बाई b2 और tan θ1 में डालोगे माइनस a1 बाई b1, तो ये जो है सिंप्लीफाई होकर के कुछ ऐसा आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। तो यहां तक हमने बात कर ली थी पिछली बार, और फिर हमने इस पे छोड़ा था कि भाई ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव है तो क्या मतलब है, इसका दो मतलब निकल रहे थे कि अगर पॉजिटिव है तो या तो एंगल जो है अक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूज है और तुम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो। तो दो बार वो जो नेगेटिव आया उसकी वजह से फिर से पॉजिटिव हो गया ये। तो कैसे मेजर करेंगे अक्यूट एंगल, कैसे मेजर करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल? तो आप पहले सिंपली जो है ये कंपेयर कर लो कि a1 बाय b1 बड़ा है कि a2 बाय b2 माइनस में। इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 देन अगर tan डेल्टा थीटा पॉजिटिव है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल हो जाएगा θ2 माइनस θ1। फिर आपका जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो कैसे आता है? ऑब्ट्यूज एंगल सिंपली हो जाता है 180 माइनस डेल्टा थीटा। और अगर m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहां पे क्या हो रहा है, m2 इज ग्रेटर देन m1, m1 इज ग्रेटर देन m2, कुछ ऐसा दिखेगा। ये लाइन आपकी L1 हो जाएगी, ये लाइन आपकी L2 हो जाएगी। तो ऐसे केस में m1 इज ग्रेटर देन m2। तो यहां पे tan डेल्टा देन इफ tan डेल्टा थीटा इज पॉजिटिव, तो फिर ये केस भी नहीं है, फिर आपका केस कुछ ऐसा हो जाएगा कुछ ये L2 है और ऐसा कुछ सपोज L1 है। तो अब ये जो एंगल तुम मेजर कर रहे हो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो tan डेल्टा थीटा इज नॉट ओनली ऑब्ट्यूज बट ऑल्सो क्लॉकवाइज। Therefore, अगर tan डेल्टा थीटा पॉजिटिव है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल फ्रॉम L1 टू L2। यहां पे L1 से L2 एंगल अक्यूट एंगल रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इन एनी केस ये सब चीजें अगर तुम ना भी ध्यान रखो तो तुम ये ध्यान रख सकते हो कि tan डेल्टा थीटा का अगर तुम मॉड निकाल दो a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, इसका अगर तुम मॉड निकाल दो तो ये तुम अज्यूम कर सकते हो कि जहां पे भी, अब यहां पे मॉड लगाने पे तुम्हें इंफॉर्मेशन एक कम कर रहे हो तुम कि उसका साइन हटा रहे हो। तो अब यहां पे आप ये नहीं बता सकते कि θ1 माइनस θ2 पॉजिटिव है कि θ2 माइनस θ1 पॉजिटिव है, पर जहां पे भी पॉजिटिव है वो अक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए फिर ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, या तो 180 माइनस डेल्टा थीटा लगा दीजिए या फिर tan इनवर्स माइनस tan डेल्टा थीटा लगा दीजिए। ये आप ट्रिग्नोमेट्री से देख सकते हैं कि सेम फॉर्मूला आएगा, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो ये tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा ही है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गए एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ a1 b2 एंड a2 b1, एंड ऑल्सो दिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ
m1 एंड m2, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 भी हो जाएगा, उसका भी आप मॉड लगा सकते हैं। तो अब यहां से तुम देख सकते हो कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, जो तुम पहले से पढ़ते आए हो बचपन से, क्या कि अगर परपेंडिकुलर होती है लाइन तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, वो m1 m2 इक्वल टू -1 यहां से आ रहा है। तो वो चीज देख लीजिए क्या कि अगर इफ लाइंस आर पैरेलल देन पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 0। भाई जरा सा भी अगर इंक्लिनेशन होगा तो कोई एंगल आएगा आपके बीच में, पर अगर इंक्लिनेशन तुम जो है एकदम पैरेलल कर दो, तो पैरेलल कर दोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा अगर 0 है, tan डेल्टा थीटा इज 0, तो फिर ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। या तो ऐसे देख सकते हो, या ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, ऐसे देख सकते हो। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि m2 माइनस m1 0 हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। ये आई होप सब समझते हैं कि अगर स्लोप इक्वल है तभी तुम कह सकते हो कि वो पैरेलल है। अच्छा, एट द सेम टाइम यहां पे भी आप देख सकते हो कि ये भी एक कंडीशन होती है कि a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0 होता है, विच इज द सेम थिंग एज m1 इक्वल टू m2, क्योंकि a1 b2 माइनस a2 b1 को इधर लेकर के जाओ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसे कई जगह पे लिखा होता है a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, लेकिन अब ये b1 यहां ले जाइए, b2 यहां ले जाइए और दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों स्लोप हो गए, तो कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट अपने पास है इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो अगर इस फॉर्म में आप देखो तो tan डेल्टा थीटा, अच्छा परपेंडिकुलर है मतलब कि डेल्टा थीटा जो है आपका 90 डिग्री है, तो tan डेल्टा थीटा आपका जो है आप 1/0 बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड होता है tan 90 डिग्री, तो 1/0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ये इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये 0 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस m1 m2 विल बिकम 0, या फिर इससे फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1। जो दूसरा कंक्लूजन है जो कि इसमें 1/0 लगाने पे आएगा, वो भी कुछ ऐसा ही है कि m1 m2 इक्वल टू -1, m1 m2 क्या होगा, a1 a2 अपॉन b1 b2 इक्वल टू -1, और उसका मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। तो कई बार ये डायरेक्टली भी लिख देते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। ये a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 है, इसके और भी मतलब निकलते हैं, इसको एक और तरीके से आप देख सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू विजुअलाइज स्ट्रेट लाइंस। तो इतना लिख लो, तो फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में a1 a2 प्लस b1 b2 का नया फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो आप पहले ये समझो, एक अलग से एक चीज है जो कि जरूरी नहीं है आपको हर जगह 2D ज्योमेट्री में मिले, लेकिन अगर अप्लाई कर लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। क्या कि अगर कोई लाइन है आपके पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये लाइन में अगर तुम देखो तो जो स्लोप है वो होता है -a/b। अब व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ इट्स नॉर्मल। भाई अभी हमने बात कर ली कि हाँ नॉर्मल के लिए क्या होता है, आपका जो स्लोप होता है वो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ये अगर नॉर्मल है तो ये m2 है, सपोज ये m1 है, m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए, तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा b/a। और अगर सिर्फ स्लोप की बात करें तो ये हो जाएगा आपका y कॉम्पोनेंट और ये हो जाएगा x कॉम्पोनेंट। दिस विल बी डेल्टा y एंड दिस विल बी डेल्टा x। अब अगर इसे वेक्टर्स की तरह देखें, क्योंकि वेक्टर्स आर फ्री टू मूव, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी लाइन जो कि जिसकी इक्वेशन सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, तो उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो आपका a1, b1 होगा।
चेंज इन x कॉमा चेंज इन y आपका वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, इसका मतलब है कि इसके जो परपेंडिकुलर्स हैं वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जो L1 का परपेंडिकुलर है और जो L2 का परपेंडिकुलर है वो भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट कि जैसे अगर L1 और L2 के बीच का एंगल थीटा है तो L1 का जो परपेंडिकुलर है ये सपोज N1 में बोल दे रहा हूं उसे, और L2 का जो परपेंडिकुलर है ये सपोज N2 में बोल दे रहा हूं उसे, तो दोनों को 90 डिग्री अगर तुमने टर्न किया तो दोनों के बीच का एंगल चेंज होंगे क्या? L1 को 90 डिग्री टर्न कर दिया और L2 को भी 90 डिग्री टर्न कर दिया, तो ये एंगल भी क्या आएगा? थीटा आएगा। तो अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। अब ये है वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर्स हैं तो इसमें जो है 90 डिग्री जब भी होता है तो वेक्टर्स के बीच में, तो क्या करते हैं हम लोग, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि 90 डिग्री है? हम लोग बोलते हैं कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 कर दो। ये आपका n वेक्टर हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल वे टू लुक एट दिस इक्वेशन एंड टू लुक एट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन जनरल। ये आपको कई जगह मैं यूज कराऊंगा कि n1 वेक्टर n2 वेक्टर को यूज करो। तो अगर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0 है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता था भाई? ये n1 वेक्टर हो गया तुम्हारा a1 i कैप प्लस b1 j कैप और n2 वेक्टर हो गया तुम्हारा a2 i कैप प्लस b2 j कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। तो अगर ये समझ में आए हो और अगर स्पेशली आपको वेक्टर्स आता हो, डॉट प्रोडक्ट आता हो, तो इसे नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट हम लोग जो है एक और फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन देख सकते हैं, इनफैक्ट दो और देख सकते हैं। पहला है कि अगर तुम्हें पॉइंट पता हो एंड एंगल फ्रॉम अ गिवन लाइन पता हो। सपोज तुम्हें पता है कि एक लाइन है ax या px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0, ये लाइन है। और अपनी जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है वो पास कर रही है यहां से सपोज x1 y1 से एंड इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ दिस गिवन लाइन। मतलब कि कुछ ऐसे है कि ऐसे जा रही है और ये एंगल अल्फा है, तो इसकी तुम्हें इक्वेशन निकाल के बतानी है। तो कैसे बताओगे भाई? यहां पे तुम्हें ये पॉइंट पता है और तुम्हें ये पता है कि इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस लाइन। तो कैसे कर सकते हैं भाई? आपको इस लाइन का एंगल ऑलरेडी पता है, ये हो जाएगा। उससे एंगल पता है तो फिर आपको L का भी एंगल विद दी एक्स एक्सिस पता चल गया कि नहीं? अगर px प्लस qy प्लस r का एंगल विद दी एक्स एक्सिस पता है, सपोज वो थीटा है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा का tan। तो बस आपको स्लोप निकालना है जो कि क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस अल्फा विच इज गोइंग टू बी tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा, जिसमें tan थीटा क्या हो जाएगा? माइनस p बाई क्यू। तो माइनस p बाई क्यू प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan अल्फा टाइम्स p बाई क्यू। अभी q एलसीएम ले लो तो आपके पास आ जाएगा फाइनली q टाइम्स tan अल्फा माइनस p अपॉन यहां पे q जाएगा तो q प्लस p tan अल्फा। ये आपका m हो जाएगा स्लोप ऑफ न्यू लाइन, और x1 y1 से पास करा देंगे हम लोग। तो ये हो गया पॉइंट एंड एंगल ऑफ अ गिवन लाइन। बहुत कुछ टेढ़ा नहीं था, ये आप देख ही चुके, मतलब ये आप वैसे भी आप निकाल सकते थे। दूसरा जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म और इसको कई तरीकों से हम लोग देखेंगे, विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर्म। अगर हमें ये पता है कि एक लाइन कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है फ्रॉम ओरिजिन, और हमें
एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर भी पता है, तो फिर लाइन फिक्स हो गई। ये चीज को समझो कि जब तक यूनिक नहीं होगी लाइन, जब तक एक फिक्स्ड लाइन नहीं होगी, तब तक तुम उसकी इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये बता दूं कि भाई एक लाइन है जो कि सपोज 3 यूनिट्स अवे है फ्रॉम दी ओरिजिन, तो वो लाइन ये भी हो सकती है, वो लाइन ये भी हो सकती है, वो लाइन ये भी हो सकती है, वो लाइन कुछ ऐसे हो सकती है, सब जो है 3 यूनिट्स अवे हैं, सब 3 यूनिट्स अवे हैं। तो ऐसे करके इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एक लाइन है जो कि 3 यूनिट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन है एंड द परपेंडिकुलर मेक्स सर्टेन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो फिर सिर्फ यही लाइन हो सकती है, बाकी सारी लाइंस क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो ऐसा ही कुछ दे रखा है हमें, और इसको हम लोग बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं। क्या क्या दे रखा है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दे रखा है और एंगल मेड अल्फा दे रखा है। मतलब कि कुछ ऐसा सेटअप है अपने पास कि एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पे है, वेयर p मेक्स एन एंगल अल्फा, और ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हमें पता है कि लाइन यहां से ऐसे जानी चाहिए परपेंडिकुलर, और अब ये एक फिक्स लाइन हो गई, तो इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं। ये आपको जो है बेसिकली क्या करना होगा इसमें, सपोज ये अल्फा है, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया दिस एंगल। तो ये जो एंगल है ये क्या हो गया, ये 90 प्लस अल्फा हो गया। अब 90 प्लस अल्फा इसका स्लोप हो गया, और ये पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। ये पॉइंट आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे भाई ये यहां से अगर परपेंडिकुलर में ड्रॉप करूं तो ये हो जाएगा p cos अल्फा, और ये हो जाएगा तुम्हारा p sin अल्फा। तो दिस पॉइंट इज p cos अल्फा कॉमा p sin अल्फा। तो पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो परपेंडिकुलर है, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन है, वो इस ट्राइंगल का, ये वाले ट्राइंगल का क्या है, बेस है। ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये बेस या हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा भाई, अगर आप देखें p अपॉन दिस डिस्टेंस, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज a, क्योंकि x इंटरसेप्ट है, तो p बाई ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो a क्या हो जाएगा, अगर p बाई ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा है तो a क्या हो जाएगा, a इधर जाएगा, कॉस अल्फा इधर आएगा, तो a विल बी p बाय कॉस अल्फा। सिमिलरली ये अल्फा इधर, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। फिर से ये जो डिस्टेंस है ये भी तुम निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा p बाय साइन अल्फा। आप देख सकते हैं कि भाई ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो दिस इज p बाय साइन अल्फा। तो अब ये पॉइंट हो गया 0 कॉमा p बाय साइन अल्फा, ये पॉइंट हो गया p बाय कॉस अल्फा कॉमा 0। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए या तो 2 पॉइंट चाहिए होता है, या 1 पॉइंट और स्लोप चाहिए होता है। यहां 3 पॉइंट मिल चुके हैं और स्लोप मिल चुका है, तो कोई भी एक चीज उठाओ और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना स्टार्ट करो। तो सपोज पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग यूज करें, जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि जो स्लोप है वो हो जाएगा tan 90 प्लस अल्फा। अच्छा, tan 90 प्लस अल्फा अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको याद हो तो माइनस कॉट अल्फा होता है, विच इज -1 बाय tan अल्फा, तो ये हो जाएगा -1 बाय tan अल्फा। अच्छा, और पॉइंट ये बताइए हमें, तो y माइनस y1 विच इज p साइन अल्फा इज इक्वल टू -1 बाय tan अल्फा x माइनस x1 विच इज p cos अल्फा। अब यहां tan अल्फा को तुम साइन अल्फा बाय cos अल्फा लिख सकते हो, साइन अल्फा इधर भेज सकते हो, cos अल्फा इधर रख सकते हो, तो y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस x cos अल्फा प्लस p cos स्क्वायर अल्फा। ये इधर भेजिए, ये इधर भेजिए, तो आपके पास आ जाएगा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा
equal to p cos square alpha plus p sin square alpha, which is going to give you p. तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है. नहीं तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. आपको दोनों इंटरसेप्ट मिल गए तो x by a plus y by b is equal to 1 भी लगा सकते हैं, जो कि मेरी दरखास्त है कि आप खुद से लगाएं, क्योंकि मैं अब इसके अलावा एक तीसरे फॉर्म से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, विच आई थिंक इज वेरी ब्यूटीफुल. तो पहले ये नोट डाउन कर लो. तो नेक्स्ट जो तरीका है जिससे मैं इसे अप्रोच करना चाहता हूं, वो तरीके का इंस्पिरेशन मैं इसी इक्वेशन से लेना चाहता हूं कि ये इक्वेशन क्या कह रही है. ये इक्वेशन कह रही है कि भाई x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, मतलब कि जो भी एक जनरल पॉइंट है लाइन पर, उसके जो x, y कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज ये हैं x, y, तो इसका x कोऑर्डिनेट ये यहां तक का होगा और y कोऑर्डिनेट ये होगा. तो x कोऑर्डिनेट का cos अल्फा cos कंपोनेंट और y कोऑर्डिनेट का sin कंपोनेंट वो भी p देना चाहिए. तो वो बनाने के लिए, वो दिखाने के लिए एक और डायग्राम बना दे रहा हूं मैं. सपोज अपने पास ये है, ये लाइन है और ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये p है और एक जनरल पॉइंट है x, y ऑन द लाइन. तो x, y का क्या मतलब है कि यहां तक ये लेंथ x है और ये लेंथ y है. तो अब ये p से कैसे रिलेट करा जाए? तो ऐसा करते हैं, p पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. अच्छा, ये अल्फा है बाय द वे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो ये अगर अल्फा है और p पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे x का परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो कुछ ऐसा हो जाएगा. भाई p के परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के पैरेलल होगा. तो ये अगर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो देखो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसका x, ये वाला लेंथ हाइपोटेन्यूज है. तो ये वाला लेंथ क्या होगा? ये वाला लेंथ जब तुम यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये हो जाएगा x cos अल्फा. ये दिख रहा है सबको? छोटा हो गया थोड़ा. ये हो जाएगा x cos अल्फा यहां से लेकर के यहां तक. दिस लेंथ इज गोइंग टू बी x cos अल्फा. सिमिलरली ये पार्ट आ गया, देखो x cos अल्फा. ठीक है. सिमिलरली ये यहां पे भी आप ये लेंथ खींच सकते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं इस लाइन पर, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा. तो ये जो लेंथ बची है p में और ये जो लेंथ है ऑरेंज कलर से, ये दोनों लेंथ सेम होंगी. मोर ओवर यू कैन सी कि इफ दिस इज अल्फा, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज अगेन अल्फा. तो अगर ये लेंथ ये एंगल अल्फा हो गया तो y का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? y sin अल्फा. तो ये x cos अल्फा, ये y sin अल्फा, इन दोनों का सम p है. आ गया? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज नोन एज द perpendicular distance and angle form. तो x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Please note this down. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है? अभी तक हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये देख लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, और उसकी वजह से हमने जो है दो नए फॉर्म ऑफ लाइंस देख लिए हैं. अभी बात करते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में, जिसमें पैरेलल लाइंस का कंडीशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं. कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि m1 इक्वल टू या तो m2 हो, ऐसे चाहे बोल दो a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, या फिर बोल दो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0. और ये अगर तुम देखो तो जब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमने निकाला था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना क्या आया था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना आया था b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, कॉमा माइनस टाइम्स a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. अब अगर a1 b2 माइनस a2 b1 ही 0 हो गया
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जीरो, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जीरो, मतलब कि ये दोनों नॉट डिफाइंड, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं तो कहीं ना कहीं चाहे बहुत ही छोटा सा एंगल हो, तुम्हें लग रहा हो अरे ये कहां इंटरसेक्ट करेगा, पर आगे ले जाओ उसे, एक्स्ट्रापोलेट करो तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही जाएगा। नो मैटर हाउ स्मॉल द एंगल इज, अनलेस इट इज 0 डिग्रीज द लाइंस वुड इंटरसेक्ट। तो आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो कि हाँ भाई पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है। इट इज वेरी इजी, स्पेशली व्हेन यू आर लुकिंग एट द लाइंस देमसेल्व्स। इसको छोड़ो, ऐसे आप इसे ऐसे देखो, a1 by a2 is equal to b1 by b2, दिस इज द बेस्ट वे टू लुक एट इट। मतलब कि सेम रेशियो होना चाहिए x और y के कोएफिशिएंट्स का। मतलब कि अगर एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो दूसरी लाइन हो 4x प्लस 6y प्लस माइनस 27 इक्वल टू 0, मतलब कि 2:4 वही 3:6। लेकिन 9:2 यहां पे अगर 18 हो जाता तो फिर अलग कहानी थी, तब वो सेम लाइन हो जाती, वो एक ही लाइन होती। वो क्या एग्जैक्टली हो रहा है वो अभी अगले सेक्शन में देखेंगे। अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस, फिर पैरेलल लाइंस, फिर सेम लाइंस देखेंगे। फिलहाल फॉर पैरेलल लाइंस दिस शुड नॉट बी इक्वल टू C1 by C2, दिस इज द कंडीशन। पैरेलल लाइंस का ये मेरे लिए सबसे इजी टू अंडरस्टैंड कंडीशन है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, क्योंकि c1 और c2 अगर सेम रेशियो में हो गए तो वो लाइन ही सेम हो गई। कि अगर इस इक्वेशन को मैंने सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, 6x प्लस 9y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो अलग पॉइंट्स थोड़ी सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, जो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, पर इस इक्वेशन को अलग पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन का स्लोप सेम है लेकिन लाइन अलग है। इन दोनों इक्वेशन का ना सिर्फ स्लोप सेम है बट वो लाइन भी सेम है, वो सारे पॉइंट्स ही सेम है, तो ये सेम लाइन बन जाती है जब C1 C2 सेम रेशियो में होते हैं। अच्छा, तो ये हो गया आपका पैरेलल लाइन का। तो पैरेलल लाइन का कंडीशन ये हो गया। तो पैरेलल लाइन में हम लोग निकालने में क्या इंटरेस्टेड होंगे, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल नहीं सकते। लाइन पैरेलल है तो एंगल भी 0 डिग्री है, पता ही है। तो फिर बचा क्या, बचा आपका पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। तो अभी हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और कुछ पूछ ही नहीं सकता है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालने के लिए सोचो तो जरा कैसे निकाल सकते हैं। कुछ बुक्स में लिमिटेड ही तरीके दे रखे हैं, लेकिन हम लोग जो है सारे तरीके देखेंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कौन से तरीके का क्या लिमिटेशन है। तो जैसे कि बेसिक जो यहाँ पे लॉजिक है वो ये है कि अगर तुम्हें दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करो, आप उनका डिस्टेंस निकाल दो ओरिजिन से। ये सपोज डिस्टेंस हो गया P1, ये डिस्टेंस हो गया P2, और P1 माइनस P2 इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनफैक्ट अगर तुम सही से सोचो तो कोई भी पॉइंट अगर तुम्हें दे दिया जाए या तुम्हें ना भी दिया जाए, तुम कोई भी पॉइंट लो, उसका यहां से डिस्टेंस निकालो, उसका यहां से डिस्टेंस निकालो, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो एंड यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। बट द थिंग इज कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है, तो इट बिकम्स एन ऑब्वियस थिंग कि ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। पर अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इन जनरल ये जो P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, लेट अस से फिर से P, तो ये P विल बी इक्वल टू P1 माइनस P2 का मॉड। अब P1 और P2 कैसे निकालेंगे, तो इन जनरल P1 और P2 कुछ ऐसे निकलते थे, मॉड ये P1 विल बी C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। एक तो तरीका हो गया ये P निकालने का, ठीक है, जो कि यूजुअली तुम्हें नहीं दिखेगा बुक्स में। क्यों नहीं दिखेगा अभी बता रहा हूं मैं, पर ये पहले याद कर लो कि हाँ यही था। क्या कि जो आपका P होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, इसको P नहीं, इसको कुछ और कर देते हैं, इसको हम लोग कैपिटल D कर देते हैं। तो कैपिटल D,
जो P होता था वो इन जनरल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सपोज अ लाइन है, तो वो होता था मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे जो मॉड है वो यहां पे नहीं लगा रखा है, ये पूरे का मॉड और हर एक में मॉड अलग अलग बातें हैं, तो वो नहीं लगा रखा है, उसको अभी थोड़ा रुको देखो। तो बात ये यहां पे मॉड लगाना यहां पे थोड़ा डेंजरस है, क्यों? क्योंकि यहां पे अगर तुम मॉड लगाओगे तो क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि एक लाइन ओरिजिन से ऊपर हो, एक लाइन ओरिजिन से नीचे हो। तो ये वाला जो मॉड है ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा, और ये वाला नेगेटिव आया था उसको पॉजिटिव कर दिया तुमने। यहां पे अगर C1 माइनस C2 तुम करते हो या दिस माइनस दिस तुम करते हो, तो एक्चुअली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक्चुअली ऐड हो रहे हैं डिस्टेंसेस। इस चीज का मतलब देखो, एक बार फिर से मैं बना रहा हूं, देखो अगर एक लाइन है सपोज L1, एक लाइन है सपोज L2 और एक लाइन है सपोज L3, तुम्हें जब L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो तुमने ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस निकाला, दोनों का चाहे मॉड भी कर दिया तो अभी दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू गिव यू दिस डिस्टेंस। जब मॉड कर दिया, जब ये वाला मॉड कर दिया, अभी इस वाले मॉड की बात कर रहे हैं। और अगर L1 L3 के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो अभी तुमने ऑब्वियसली ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस निकाला, दोनों का मॉड किया और फिर उनको आपस में अगर सब्ट्रैक्ट किया, सपोज ये 3 यूनिट्स है और ये 2 यूनिट्स है, तो अब 3 माइनस 2 क्या देगा? 1 देगा। क्या इनके बीच का डिस्टेंस 1 है? यहां पे देखो, सपोज ये 3 यूनिट्स है, ये 5 यूनिट्स है, तो 5 माइनस 3 इज गोइंग टू गिव यू 2 विच इज द डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। बट यहां पे 3 माइनस 2 is going to give you 1 while the distance between these two lines is 5। तो यहां पे आपको बहुत चौकन्ना होना पड़ेगा दो चीजों को लेकर के। एक कि ये अगर एक -2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है तो उनमें अंतर है, यहां पे मॉड लगाना काफी डेंजरस है। दिस इज गोइंग टू किल योर जनरलिटी। आप जो है ये करने से गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं। दूसरी चीज, ये मॉड नहीं भी लगाया तुमने तब भी गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। तुम कहीं पे भी किसी भी और टीचर के अगर फॉर्मूले देख रहे हो तो अगर ऐसा कुछ है 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 और एक है 6y माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इसमें तुम कोई भी और फॉर्मूला लगा रहे हो तो फिर से फेलियर का चांस है। यहां पे अब जैसे तुमने बोला C1 सपोज 8 है, C2 सपोज 9 है, 8 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दिया, माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर दिया, तब भी गलत आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो रेशियोज हैं वो आपके हालांकि सेम है, 2 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 6, पर वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर ये एक्चुअली 9 नहीं, ये एक्चुअली -9 होना चाहिए अगर तुम सेम साइंस में बदलोगे। ऐसे अगर दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये L1 है, ये L2 है, पर L2 मुझे एक्चुअली लिखना चाहिए 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 से। इससे होगा क्या? इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि अच्छा ये ऊपर है तो ये नीचे है ओरिजिन के, ये ऊपर है तो ये नीचे है ओरिजिन के, ये पता चलेगा। ऐसे क्या लग रहा है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों लग रहा है कि दोनों ही ऊपर हैं ओरिजिन के, और फिर ये फॉर्मूला तुम्हें गलत आंसर देने लग जाएगा, फिर से वो 3 माइनस 2 करने लग जाएगा जबकि 3 प्लस 2 करना है। तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है? दो चीजें ध्यान रखनी है। एक कि ये वाला मॉड नहीं लगाना है, यहां पे ये मॉड नहीं लगाना है। क्या करना है? ये विदाउट मॉड रखना है। दूसरी चीज, ये जो रेशियोज हैं x और x, ये y अपॉन y, ये पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, तभी जो C1 और C2 है वो विद साइन सही आएंगे। और इन सब दिक्कतों से बचने के लिए हमने जो है एक दूसरा तरीका निकाल रखा है जो कि विच इज गोइंग टू बी मच मोर इजियर, मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड।
देन दिस वन, तो वो हम लोग देखेंगे, पर पहले ये चीज देख लो। दो चीजें हैं जो कि याद रखनी है इसमें, क्या कि आप C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर में मॉड नहीं लगाओगे, और दूसरा मेक श्योर A1 by A2 इज ग्रेटर देन 0, B1 by B2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव है वो रेशियो। तो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दीज टू थिंग्स। ऑलराइट, राइट दिस डाउन। तो इन सब पंगों से बचने के लिए डायरेक्टली अपने पास बुक्स में भी ज्यादातर यही फॉर्मूला आपको मिलेगा। वो बोलेंगे कि हमने क्या बात करी, हमने ये बात करी कि जो रेशियो है A1 by A2 और B1 by B2 वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि सेम साइन के होने चाहिए। तो अगर तुम क्या करो कि y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना दो, अगर L1 को तुम ऐसे लिख दो y इज इक्वल टू M1x प्लस C1 और L2 गिवन बाय y इज इक्वल टू M2x प्लस C2, तो अब क्या होगा, ये तो ऑब्वियसली 1:1 है। तो फिर अब जो तुम्हारा रेशियो है कोएफिशिएंट्स का वो पॉजिटिव ही आएगा। ऊपर से मॉड तो लगाना ही नहीं है, दूसरी बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत आसानी से आ जाएगा, ये हो जाएगा मॉड C1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस M1 स्क्वायर माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस M2 स्क्वायर। लेकिन एक और बात है, एक और बात यह है कि ये दोनों है पैरेलल। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा कि जो रेशियो है y और x के कोएफिशिएंट का वो सेम होगा, मतलब A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 एंड एट द सेम टाइम M1 इज इक्वल टू M2, क्योंकि ये रेशियो तो क्या है 1/1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, तो M1 इज इक्वल टू M2। तो इसको M लिख सकते हो, इसको M लिख सकते हो। यहाँ पे जब तुम y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो x का जो कोएफिशिएंट होगा दोनों केसेस में सेम आएगा। तो ये 1 प्लस M स्क्वायर है, ये 1 प्लस M स्क्वायर है। तो अभी क्या हो गया, ये हो गया मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस M स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज मच मोर सक्सेसफुल। पर इसमें याद क्या रखना है, यू हैव टू मेक श्योर टू मेक y as the subject of formula and then apply this formula, और C1 C2 विद साइन जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये चीज आपको कहीं ज्यादा आसानी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस देगी, जिसमें फिर से एक बार ये चीज याद रखो कि अगर C1 जैसे पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू mx प्लस C1 अगर पॉजिटिव है और C2 अगर नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि एक लाइन ओरिजिन के ऊपर है और एक लाइन ओरिजिन के नीचे है। तो C1 माइनस C2 फिर भी रखोगे क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे भी प्लस होना है दोनों के बीच में, तो ये चीज याद रखिए। अच्छा, अब अगर पैरेलल लाइंस पढ़ लिया है तो पैरेलल लाइंस का एनालिसिस जो है, देयर इज नो बेटर प्लेस टू अप्लाई दिस एनालिसिस देन एट अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के सपोज तुम्हें इक्वेशंस पता है साइड्स के, सपोज ये पता है कि इन दोनों की इक्वेशन क्या है L1 और L2 की, और ये पता है कि इन दोनों की इक्वेशन क्या है L3 और L4 की। L1, L2, L3, L4 इन चारों की इक्वेशन आपको पता है। अभी क्या पता है ये भी लिख लेते हैं यार। ये L1 L2 जो है तुम्हारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस C1 और y इज इक्वल टू mx प्लस C2। ठीक है, ये इक्वेशन है L1, ये है इक्वेशन L2, और L3 L4 है y इज इक्वल टू nx ले लेते हैं, या क्या ले लें, चलो nx प्लस d1 और y इज इक्वल टू nx प्लस d2। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली द इजीएस्ट फॉर्म टू मैनेज। अब तुम्हें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, वैसे तो आपने पढ़ा है। आप क्या कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट, पर बेस निकालना थोड़ा मुश्किल है, ये निकालना मुश्किल है। अपने लिए हाइट निकालना काफी आसान है। हाइट क्या हो गया, हाइट जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला, इधर से भी हाइट निकालना आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करेंगे पैरेललोग्राम का
जो कि दोनों साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही यूज करे। तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये P1 और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से ले लेते हैं, इसको एक्सटेंड करो थोड़ा, ये P2 या ये ले लेते हैं, आई थिंक दिस विल बी परपेंडिकुलर, ये एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ये P2। अभी अगर सपोज ये थीटा है, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, तो ये जो बेस है, ये बेस एक ही बात है, ये हो जाएगा P2 बाय साइन थीटा। अब क्या है, अब P1 पता है, P2 पता है, तो P2 बाय साइन थीटा भी पता चल जाएगा। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो ऐसे केस में हो जाता है P1 P2 बाय साइन थीटा, where P1 and P2 are perpendicular distances between the pair of parallel lines। अब P1 P2 तो हमने निकाल लिया है, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे ऑब्वियसली। ये साइन थीटा कैसे निकालें? तो साइन थीटा निकालने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं, जिसमें से कि मोस्ट कॉमन है कि अगर आप इन दोनों पैर के बीच का जो एंगल निकाले वो तो tan थीटा में निकलता है, फिर आप उसका ट्रायंगल बनाएं, उसमें पाइथागोरस लगाएं और फिर उससे साइन थीटा निकालें। तो वो चीज भी कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। और दूसरा डॉट प्रोडक्ट वाली भी कहानी ट्राई कर सकते हैं, कोई भी एक कर लेते हैं भाई। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम P1 क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा अपना C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक। P2 क्या हो जाएगा अपना D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इंटू 1 बाय साइन थीटा भी बचा है। तो tan थीटा पहले निकालते हैं। tan थीटा हो जाएगा, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप n है, तो m माइनस n अपॉन 1 प्लस एम एन। सही, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा ये थीटा है, ये m माइनस n हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा 1 प्लस एम एन। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn, इसका स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2mn। तो माइनस 2mn और प्लस 2mn कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1। एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, हो सकता है क्लियर ना हो, पिच करके लिखा है, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1। दिस इज व्हाट इट इज। यहां पे इसे फैक्टराइज भी कर सकते हो, इनफैक्ट तुम इंटू m स्क्वायर प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 1, तो वो भी अभी कर देंगे। तो साइन थीटा जो है तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कर देते हैं भाई, ये हो जाएगा C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अंडर रूट, यहां पे अगर आप देखें तो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों अंडर रूट के अंदर ले लो, इंटू 1 बाय साइन थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे चला जाएगा m माइनस एन और यहां चला जाएगा, इसको अगर तुम फैक्टराइज करो तो तुम्हें मिल जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। दिस एंड दिस कैंसिल आउट, एज इजी एज दैट। आपका जो एरिया हो गया वो हो गया C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन m माइनस n। तो एक्चुअली बहुत ज्यादा तुम्हारा काम बच जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है जिसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है। अगर तुम मैन्युअली बैठ करके तुम सिर्फ इतना लॉजिक याद रख रहे हो कि हाँ भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे ऐसे मैं निकाल लूंगा, तो इट इज गोइंग टू टेक मच मोर टाइम देन यू आर सपोज टू गिव टू अ सिंगल क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन m माइनस n, और यहाँ पे आप जो है मॉड लगा दो एक, दैट वुड गिव यू द एरिया ऑफ योर पैरेललोग्राम। प्लीज राइट दिस डाउन। तो फाइनली अभी जो है पैरेलल लाइन और सेम लाइन को जो है थोड़ा फॉर्मूले लिख लेते हैं कि सेम लाइन में क्या होने वाला है। सेम लाइन में आपका A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 तो होगा ही होगा,
बिकॉज ऑब्वियसली अगर लाइंस दोनों सेम है तो स्लोप सेम है। एंड देन ये C1 बाय C2 भी होगा। दिस इज लाइक 2x plus 3y plus 7 equal to 0 and something like 6x plus 9y plus 21 equal to 0। अगर कोई पॉइंट है जो कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है, सपोज 2,1 आई थिंक इसे सेटिस्फाई करेगा, तो 2,1 इज लाइंग ऑन दिस लाइन, तो 2,1 इसे भी सेटिस्फाई करेगा। आप देख सकते हैं 6 into 2 12 प्लस 9 into 1 9, अच्छा नहीं 2,1 नहीं, -2,-1 सेटिस्फाई करेगा। यहां पे -2 डालोगे तो -4 एंड -3 -4 -3 इज -7 प्लस 7 0। यहाँ पे -4 -2 which is -12 and -1 which is -9, तो -21 प्लस 21 इक्वल टू 0। तो -2 -1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही सारे पॉइंट्स जो भी तुम सोच पाओ वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। सपोज तुम जो है चले जाओ किस पे जाए भाई, 1, -3 पे जाए, आई थिंक सेटिस्फाई कर देगा। हाँ 1, -3, तो 1, -3 में क्या होगा, इधर 2 -9 प्लस 7, इधर 6 -27 प्लस 21, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो दीज आर दी सेम इक्वेशंस, क्योंकि तुमने सेम लाइन को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ पे into 3 कर दिया है। तो ये जो रेशियो है ये सपोज इस वाले के लिए 3 आएगा या 1/3 आएगा एक्चुअली, तो लाइन ही चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में अगर तुमसे पूछा जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो पूरी लाइन ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कुछ ऐसी अगर लाइन है, कैसी लाइन है ये, -2, -1 से पास हो रही है, तो -2 -1 ऐसी कुछ लाइन है, तो पूरी लाइन जो है एक के ऊपर एक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट होते हैं। इसी चीज को जब तुम डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस से सॉल्व करते हो तो तुम बोलते हो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे होते हो। अच्छा, और क्या बता सकते हैं इसमें, बस दैट इज इट। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अगर फॉर्मूला देखोगे तो मैथ्स भी आपको वर्क करते हुए दिखेगी। क्या फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था B1C2 -B2C1 अपॉन A1B2 -A2B1। तो ये 0/0 x, y होता था, तो x में आप देखो 0/0 आ रहा है, तो नॉट डिफाइंड है क्योंकि 0/0 है, बाय 0 में एनीथिंग इज नॉट डिफाइंड, लिमिट्स ना लगाने लग जाना। बट यहां पे ये इनफाइनाइटली मेनी है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गई आपकी सेम लाइन की कहानी। और कुछ नहीं है इसमें। अगर तुम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे तो डिस्टेंस 0 आएगा, क्योंकि C1 -C2 जब तुम करोगे m को सेम करके, तो C1 और C2 भी बराबर आएंगे। और क्या देख सकते हैं, आई थिंक दैट इज इट। फैमिली ऑफ लाइंस चाहो तो तुम देख लो अभी। फैमिली ऑफ लाइंस जो लॉजिक है ये बहुत अच्छे से समझ लो भाई। अब तुमने ये देख लिया है कि L1 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि सपोज A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो कहीं पे अगर L1 0 आ रहा है किसी पॉइंट पे, तो मतलब कि वो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। ऐसे अगर L2 है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, तो कोई पॉइंट अगर L2 में डालने पर 0 आ रहा है, मतलब कि इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। सपोज मैंने कोई L3 डिफाइन किया ऐसे, L1 प्लस लैम्डा L2, L1 में जो जो टर्म्स हैं वो डाले, प्लस लैम्डा टाइम्स L2 में जो जो टर्म्स हैं वो डाले। तो लैम्डा की जो भी वैल्यू हो, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और लैम्डा की चाहे जो भी वैल्यू हो, अगर L1 और L2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दिस इज L1 दिस इज L2, तो इस पॉइंट से ये जो नई लाइन है, ये नई लाइन ना ही L1 होगी ना ही L2 होगी, क्योंकि ना ही कोएफिशिएंट्स L1 के सिर्फ बचे ना ही L2 के सिर्फ बचे। हो भी सकती है अगर जैसे लैम्डा 0 हो गया तो L1 बन जाएगी, और लैम्डा अगर 1/0 हो गया तो L2 भी बन जाएगी। लेकिन इन जनरल अगर लैम्डा 0 और 1/0 के अलावा कुछ भी और है, तो लाइन कुछ ऐसी होगी हमेशा।
ऐसी, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, जो भी लाइन हो, कॉमन क्या है सारी लाइंस में, all these lines are going to pass through the point of intersection of L1 and L2. Why is that? Because L3 equal to 0 का तुम सोल्यूशन निकाल रहे हो और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये भी 0 है, L1 भी 0 है और L2 भी 0 है, क्योंकि ये पॉइंट L1 और L2 दोनों पे लाई कर रहा है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो इतना पार्ट भी 0 होगा, इतना पार्ट भी 0 होगा। कहीं और किसी और पॉइंट पे अगर तुम जाओ, जैसे यहां पे तुम गए तो L1 तो 0 हो गया, इतना पार्ट 0 हो गया, पर L2 0 नहीं हुआ, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कहीं और गए, L2 किसी पॉइंट पे गए, तो फिर L1 वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो 0 नहीं होगा, पर ये वाले पे ये दोनों 0 हो रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी। कैसे कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन की होगी? क्योंकि लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन की ही होगी, और इट विल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो ये चीज याद रखो कि L1 प्लस लैम्डा L2 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, ये 0 कर दो, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। फायदा क्या है ये ऐसे डिफाइन करने का? फायदा ये है कि सपोज तुम्हें एक इक्वेशन मिली 2x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन मिली 4x प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0, ऐसी कोई दो इक्वेशंस मिली। अब तुमसे बोला कि एक तीसरी लाइन निकालो विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड कुछ और उसकी कंडीशन दे रखी है, हैज अ स्लोप ऑफ इतना, या passes through a third given point. Suppose find equation of line such that it passes through point of intersection of L1 and L2 and passes through कोई और पॉइंट दे रखा है, सपोज 2,7, ये कोई पॉइंट है, तो दो पॉइंट मिल गए आपको, दो पॉइंट मिल गए तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहले बैठ करके तुम गधों की तरह इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का इतना लंबा फॉर्मूला है केवल x निकालने का, फिर ऐसे इतना लंबा फॉर्मूला है y निकालने का, वो निकाल लोगे, फिर 2,7 निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट फॉर्म लगा दोगे। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम बोलोगे कि भाई अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी लाइन गुजर रही है तो वो इसी फॉर्म में होगी, इसी फॉर्म में होगी, तो उसको तुम ये लिख दो। सोल्यूशन इसका यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्या 2x माइनस 5y माइनस 10 प्लस लैम्डा टाइम्स 4x प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा चाहो तो x और y में तुम जो है कोएफिशिएंट उसके अलग भी कर सकते हो, 2 प्लस 4 लैम्डा x प्लस y टाइम्स यहां पे क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 5, और ये माइनस 10 प्लस 20 लैम्डा, माइनस 10 प्लस 20 लैम्डा इक्वल टू 0। अब तुम्हें ये कह रखा है कि 2,7 से ये लाइन पास करती है, तो 2,7 इसमें डाल दो और उससे लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, और वो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो वापस इसमें डाल दो, तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। तो तुम्हें ऐसा, अब जैसे ये तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, कोई एक तो है नहीं, सिंगल तो पॉसिबल है नहीं, 2,7 यहां कहीं होगा, सपोज 2,7, तो ऐसी लाइन जो कि यहां से भी पास करे यहां से भी पास करे, तो उसका एक फिक्स लैम्डा होगा, एक सिंगल लैम्डा होगा, वो लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी निकल आएगी अगर 2,7 तुमने इस इक्वेशन में डाल दिया। तो डालते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहां पे 2 डाल दो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 लैम्डा, यहां पे 7 डाल दो तो ये हो जाएगा प्लस 14 लैम्डा माइनस 35 माइनस 10 प्लस 20 लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा भाई, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 31 और माइनस 41, और ये हो गया तुम्हारा बड़ा गंदा सा वैल्यू आएगा कुछ
इधर जाकर के इक्वल टू 41 कर देते हैं, और ये कितना हो गया 22 एंड दिस इज 42, अरे मिस्ड बाय 1, तो 42 लैम्डा इक्वल टू 41, लैम्डा इज इक्वल टू 41 बाय 42। अब ये लैम्डा की वैल्यू आप यहां डालो, यहां डालो, यहां डालो, और जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो ऐसी इक्वेशन है विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड पासेस थ्रू 2,7 एज वेल। ऐसा भी हो सकता था कि तुम्हें बता दे कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन जिसका कि स्लोप ये है, तो फिर से तुमने ऐसे लिखा, और इसका स्लोप क्या होगा माइनस ए बाई बी, तो माइनस ऑफ दिस बाई दिस इक्वल टू जो भी स्लोप दे रखा है। तो दिस मेक्स इट मच 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 मोर इजियर अगर तुम ऐसे डील करना ऐसे सीख जाओगे। तो इस ऐसे डील करना जो है हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।